अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, शायद अगर मैं इनके लिए ये कहूँ कि पाकिस्तान जब भी कहीं, पाकिस्तान क्रिकेट जब भी कहीं किसी बुरे हाल में होता है, इनको बुला लिया जाता है और इनको कहा जाता है बचाएं इस डूबती हुई कश्ती को, क्योंकि ये जब पाकिस्तान टीम के कप्तान भी बने तब भी पाकिस्तान क्रिकेट की कश्ती डूब क्या गई थी, टूट गई थी। और इन्होंने आके उन टुकड़ों को, उन बिखरे हुए टुकड़ों को वापस समेटा और समेट के जो है पाकिस्तान टीम को फिर अपने पाँव पे खड़ा किया। इन्हीं के अंडर टीम, पाकिस्तान की टेस्ट टीम जो है वो नंबर 1 हुई। अब तक तो आप लोग पहचान चुके होंगे। द गेस्ट दैट वी हैव विद अस इज नन अदर देन मिसबा उल हक। अस्सलाम वालेकुम मिसबा एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी। सो मिसबा, अगेन अ सेवियर, अगेन जो है जो हालात जिस तरह के क्रिएट हो गए थे, वैसे तो आई मस्ट से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत सारी कोशिशें कर रहा है। मतलब एवरी फाइन डे, हर साल चीज़ें बदल रही हैं, हर साल सेटअप बदल रहा है, डोमेस्टिक के सेटअप में तब्दीलियाँ हो रही हैं। अभी एक चैम्पियंस कप होने वाला है। कोशिशें बहुत कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मगर फिर अब आपको फिर से घसीट के बुला लिया गया कि भाई सही करो, ये क्या हो रहा है। चैलेंजेस हैं दुनिया में, ओवरऑल बड़े चैलेंजेस हैं टीमों के लिए, बिकॉज ऑफ आई थिंक जो T20 क्रिकेट की बहुत ज़्यादा जिस तरीके से भरमार है, बहुतात है, उसमें प्लेयरों के लिए भी टाइम नहीं है। आप 20 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं, लिमिटेड बॉल्स खेलते हैं, लिमिटेड बॉल्स आपने करनी है एज अ बॉलर। आप बहुत सारी टीमें देखें तो उनको लॉन्गर फॉर्मेट, स्पेशली टेस्ट मैच, वनडे क्रिकेट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसकी वजह से रिसेंटली परफॉर्मेंसेस उस तरह की नहीं है, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही जिसको कहें कि अलार्मिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस हैं। बट वी नीड टू बेसिकली गेट अप और इसको बेहतर करने की कोशिश करनी है। और अभी हमारे सामने जो एक बड़ा टास्क है, एक तो ये रेड बॉल का तो है ही है, नेक्स्ट वनडे वर्ल्ड कप जो है वो एक जाहिर है बड़ा इवेंट है। उसके लिए जितनी जल्दी हम प्रिपरेशंस करेंगे, जितनी जल्दी हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, वो उतनी ही ज़रूरी है। तो आई थिंक उसी सिलसिले की एक कड़ी है ये जो वनडे कप होने जा रहा है। मगर एज एन इनसाइडर, ये जो रीसेंट चेंजेस हो रही हैं, क्या एप्ट चेंजेस हो रही हैं, ये वक्त ज़रूरत है और हमें इससे फ़ायदा होगा? कोई भी चीज़, कोई भी स्टेप आप जब करते हैं तो कोई ऐसी आपके पास एश्योरेंस तो नहीं होती कि ये करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। बट यू ऑलवेज बेसिकली ट्राई के यार जो हमें लगता है कि इन स्टेप्स के साथ हम किसी राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं, वो आप करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी मेरे ख्याल में इसमें हमें, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमने इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी भी लेके आनी है, ठीक, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लेके आनी है, ताकि हमारी परफॉर्मेंसेस जो है वो कंसिस्टेंट हो सके। एक और आई वुड से इनकंसिस्टेंट डिसीजन हुआ बाबर आजम को कैप्टनसी पे वापस लाना। क्या कितना रोल था एक तो सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट का उसमें, एंड क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे कि व्हाई शुड बाबर आजम कम बैक एज अ कैप्टन फॉर द थर्ड टाइम फॉर द पाकिस्तान टेस्ट टीम? अनफॉर्चुनेटली शान परफॉर्म कर रहा था, लेकिन समहाउ इफ यू आर नॉट विनिंग, यस, तो प्रेशर आप पे बिल्ड होता है और प्लेयर पे भी प्रेशर बिल्ड होता है। तो वो एक ऐसा सिनेरियो था कि आप इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस हार गए हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो इस सिचुएशन में क्या ऑप्शंस क्या है हमारे पास? तो एक जो चीज़ नज़र आ रही थी कि बाबर ठीक है, बाबर की परफॉर्मेंसेस वाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ा हमारे टूर्नामेंट्स में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, बट टेस्ट क्रिकेट में एक तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। जब वो कप्तान थे तो उन्होंने खुद परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त की उसमें। दूसरा एज ए कैप्टन भी उनकी परफॉर्मेंसेस, वो जो रिजल्ट्स थे वो बेहतर थे। तो बजाय ये कि किसी और को बनाते उस टाइम पे प्रेशर आता, फिर उसकी अपनी परफॉर्मेंस को भी मसला होता, तो आई थिंक कॉन्फिडेंट थे वो जिस तरह परफॉर्म करके आए। फिर प्रीवियस रिकॉर्ड उसको देखते हुए कि हाँ ठीक है, एक ट्राइड एंड टेस्टेड इस फॉर्मेट का बंदा है, जो कि आपका टेक्निकली भी आपको लगता है कि जो बेहतर प्लेयर है हमारा सबसे, और उसकी एवरी टेस्ट की इस टीम में सबसे ज़्यादा है। तो जस्ट गो विद हिम, ताकि कम से कम टीम को थोड़ा सा और एक चेंज भी आए कि जो एक अजीब सा सिलसिला हो गया हारने वाला, उस
मेंटली भी उससे निकले, उसको ब्रेक मिले उस चीज़ को। बिल्कुल। बट एक तासुर मिसबा, और मतलब एक लोगों को एक तासुर एक आता है, और कंसिस्टेंटली होती भी रही इस तरह की चीज़ें कि तासुर ये आता है कि जब मिसबा उल हक वापस जो हैं वो डिसीजन मेकिंग पावर में आते हैं, बाबर आजम कप्तान बन जाता है। इस तासुर को आप एक्सेप्ट करते हैं या निगेट करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मेरी वजह से, आई थिंक कि ओवरऑल डिसीजन था, सबने इस पे काफ़ी जो है बैठ के सोचा, सबकी राय थी इसमें, और सारे जो है वो फर्म थे। नो डाउट के कंटेंडर सलमान अली आगा भी थे कि वो करते हुए आ रहे हैं जी, परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, बट जिस तरह उन पे प्रेशर था T20 की वजह से, ठीक है डिफरेंट फॉर्मेट है, बट वो था कि हाँ जी ये ना हो गई, इस सूरत हाल में तो बड़ी चीज़ें थी, बड़े और सबका इनपुट था, ऐसी बात नहीं थी कि कोई मैंने फोर्स किया। आई थिंक ओवरऑल सबका डिसीजन था और मिल के ये डिसीजन। तो अब क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, स्ट्रॉन्ग एक इम्प्रेशन ये भी गया कि मे बी आने वाले टाइम में हम वाइड बॉल में भी बाबर को कैप्टन बनते हुए देखेंगे। ऐसी कोई अभी तक कोई डिस्कशन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना हमारे आपस में कोई ऐसी बात हुई है, ना कोई ऐसी सजेशन है। स्टिल ये सिर्फ वो जिसको कहते हैं ना कि सोशल मीडिया में रूमर्स स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसी बात बिल्कुल अभी तक हमारे दरमियान या बोर्ड में या कोई ऐसी चीज़ नहीं। एक सक्सेसफुल ऑब्वियसली टेस्ट कैप्टनसी में तो ऑब्वियसली जिस तरह पाकिस्तान टीम को आपने वापस पिकअप किया, वापस उठाया, खैर आप लोग तो मुझे वो याद आ जाता है कि आप लोग सब काकुल गए थे, एंड काकुल से जब उसके बाद इंग्लैंड गए हैं, तो वो क्या करें, इन लड़कों को भी काकुल भेज दें। वैसे आप लोग तगड़े थे, वो तो टूट गए थे अभी काकुल जाके पिछली दफ़ा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, मैंने पहले बात की ना कि जब आपके पास टाइम होता है, हमारे दौर में हमें ये जो एक एडवांटेज था इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट कि हमारे पास टाइम था। जब आप थ्रू आउट इन सीज़न रहते हैं तो जो सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पे होता है। दूसरी जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है कि आपकी कोई भी आपके सामने अगर प्रॉब्लम आ गई है टेक्निकली, आपकी बैटिंग में, आपकी बॉलिंग में, उस पे काम करने के लिए आपको कम से कम को 2 से 3 महीने चाहिए। क्योंकि बायोमैकेनिकली, साइंटिफिकली हमने भी जब ऐसी चीज़ें की हैं कि आपकी कोई इतनी छोटी सी एक मूवमेंट अगर जो नहीं होनी चाहिए बैटिंग में स्टार्ट हो गई है, या कोई चीज़ गलत होनी शुरू हो गई, तो उसको ठीक करने के लिए आपको 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। उसकी फिक्स प्रैक्टिस करनी है, आपने उस पर काम करना है, फिर जाके कहीं वो मसल मेमोरी जो गलत वाली डेवलप हुई है वो ख़त्म होगी और नई आपकी वो चीज़ काम करना शुरू होगी। बट ये जो रेड बॉल कैंप लगा था, आपको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं था? क्योंकि जब हम बांग्लादेश से हार कर आए हैं तो रीज़न ये मिली कि नहीं जी, वो तो क्योंकि प्लेयर्स PSL खेलते हुए गए थे, वो T20 फॉर्मेट में थे, T20 माइंडसेट से थे, वहाँ जाते जाते जब तक उन्होंने अडेप्ट किया उसको, तब तक सीरीज़ ख़त्म हो गई। मे बी दैट वाज द रीज़न कि वो कैंप लगा, या इस कैंप की ज़रूरत नहीं थी? ये कैंप तो पहले से प्लान था। ये कोई रिएक्टिव नहीं था कि ये बांग्लादेश या ऑफ सीजन के वाइट बॉल, रेड बॉल के कैंप पहले से प्लान थे, और ये बहुत पहले से थे। मेरा जो क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी था, या जो वो इन ऑफ सीजन के 3 महीने को ही टारगेट करके रखा हुआ था कि इसमें हमने काम करना है बैट्समैनों के साथ या बॉलर्स के साथ, उनको कंडीशन करना, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं जो उन पे हमें जितना भी टाइम मिलेगा हम काम करेंगे। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर प्लेयर्स इतनी जल्दी सबसे छोटे फॉर्मेट से आपने जाना है टेस्ट क्रिकेट के। टेस्ट होता और वनडे में T20 में जाते तो कोई इतना मसला नहीं था, लेकिन ये सबसे मुश्किल है कि सबसे छोटे फॉर्मेट से आप एकदम इतने बड़े फॉर्मेट में जाएं। अब्दुल्ला शफीक ने नेगेट कर दिया वैसे इस बात को। वो गए, वो T20 के माइंडसेट से वहाँ ऑलरेडी गयाना में मौजूद थे, उनको कॉल आती है और वो पाकिस्तान खेलने आ जाते हैं फॉर द टेस्ट फॉर्मेट। तो वो जो हम वो एक रीज़न जो बांग्लादेश जाते हुए पूरी टीम के लिए सुन रहे थे, अब्दुल्ला शफीक नेगेटेड दैट। यू वर द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ अब्दुल्ला शफीक व्हेन अब्दुल्ला शफीक डेब्यूड। तो सब ने कहा कि जी मिसबा ने इनको पिक आउट किया है, दो के वो मेरे ख्याल से एक ही फर्स्ट क्लास खेले हुए थे। कुछ कमियां पेशी थी, कोई परफॉर्मेंसेस थी, मगर इस वक्त जिस तरह कम बैक किया अब्दुल्ला शफीक ने, क्या उनकी, क्योंकि वो फर्स्ट चॉइस सिलेक्शन में नहीं थे, क्या उनकी वो एबिलिटी पहले देख नहीं पाए थे सिलेक्टर्स, और फिर जब वो मेक शिफ्ट आए शान के बाद
और फिर उन्होंने प्रूफ किया, या क्या हुआ था, मिस आउट क्यों हो गए थे अब्दुल्ला? देखिए, इसका मैं सारा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। लोगों को लग रहा है कि शायद वो गयाना में खेल रहे थे और एकदम से उनको फ्रॉम नोवेयर वहाँ थे तो बुला लिया। अच्छा, नहीं, ऐसी बात नहीं। देखें, अब्दुल्ला उससे पहले भी हमारी उसमें था, कंसिडरेशन में था। इवन सीरीज से पहले भी वो कंसिडरेशन में था, कीपिंग इन व्यू हिज परफॉर्मेंस इन रेड बॉल क्रिकेट। ठीक। जब आप 23 टेस्ट मैचों में आपकी परफॉर्मेंस होती है, 500 किए हुए हैं आपने और बड़े 100 किए जी, और आपकी 37 या राउंड अबाउट 38 की एवरेज है, तो हमेशा हमारी उस पर डिस्कशन हुई। ओनली रीज़न एट दैट टाइम वाज कि उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट खेली नहीं थी उस वक्त। अच्छा, अभी प्रीवियस सीजन में वो इंजरी की वजह से मिस आउट कर गए, वो नहीं खेल पाए रेड बॉल क्रिकेट। फिर क्या हुआ, अभी जब कैंप लगा, सारा कुछ हुआ, तो एट दैट टाइम ही वाज बेसिकली वो प्लान्स में था रेड बॉल के। कैंप में सिर्फ इस वजह से नहीं आया, कुछ लोग और भी नहीं आए क्योंकि ग्रेड 2 खेल रहे थे और उनको एग्जेम्पशन दी गई कि ठीक है, आप बेहतर है कि आप, और 1-2 दिन वो आया भी फाइनल से पहले जी, पाकिस्तान टीम के वेस्ट इंडीज जाने से पहले वो आया भी, उसने एक आधा प्रैक्टिस मैच भी खेला। ओके, कामरान गुलाम और वो। अब इनिशियली क्यों नहीं भेजा, वजह ये थी कि आपके पास ऑलरेडी वहाँ पे अब्दुल्ला फजल, ठीक है, अजान अवैस, फिर इमामुल हक, या फिर शान मसूद थे, 4 टॉप ऑर्डर के बैटर थे। तो अब्दुल्ला, हमने सोचा कि इसको हम भेजें, लेकिन हमें ये था कि स्ट्रेट अवे ये अभी खेला नहीं है, नंबर 3 पे खेल रहा है, स्ट्रेट अवे हमें अभी टॉप ऑर्डर में क्योंकि वो खेला है तो हम इसको भेजेंगे, हमें शायद मिडल ऑर्डर में वहाँ प्लेयर की ज़रूरत पड़े, इस वजह से नहीं गया। जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आई, अनफॉर्चुनेटली वो इंजरीज की वजह से, वो क्योंकि वो सारी चीज़ें थी और फिर उन्होंने इतने रन कर दिए, ग्रेड 2 में फॉर्म वापस आई, तो फिर मेरे ख्याल में यूनानिमस डिसीजन था सबका ही कि नाउ वी शुड जस्ट गो फॉर अब्दुल्ला। बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया सारे प्लेयर्स को कि जब जब आपको मौका मिले, आपको यू नीड टू ग्रैब इट फ्रॉम बोथ हैंड्स। ये नहीं कि मैं जी T20 खेल रहा था तो मैं यहाँ के टेस्ट कैसे खेलूंगा। बट अब चैंपियंस कप हो रहा है, नया चैंपियंस कप मैं कहूँगी, क्योंकि पिछले साल भी एक चैंपियंस कप का एक पूरा सिलसिला हुआ, मेंटोर्स थे जिसमें आप भी मेंटोर थे। क्या डिफरेंट हो रहा है इस दफ़ा ये इस चैंपियंस कप में और उस पिछले वाले चैंपियंस कप में, क्या अलग? प्रीवियसली अगर आप देखें, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक है उसमें सिर्फ डिपार्टमेंट के पास वनडे का एक टूर्नामेंट, बड़ी लिमिटेड वनडे क्रिकेट होती है, बिकॉज सीज़न आप देखें कि वो पैक है आपका, वो कहीं विंडो ही नहीं निकलती उसके लिए। कीपिंग इन व्यू के वर्ल्ड कप है, अच्छा रीजन्स का कोई टूर्नामेंट नहीं है, तो हम प्लेयर्स जहाँ पे हमने एक्सप्लोर करने अपने ऑप्शंस, क्योंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट और जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसमें टीमें प्लेयर्स को अपने हिसाब से यूज़ करती हैं, तो वो जो पाकिस्तान के लिए प्लेयर्स को कहाँ चाहिए, किस प्लेयर को आप कहाँ देख रहे हैं, जैसे आपके मोस्टली विकेट कीपर्स की एग्जांपल दूंगा, वो टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान टीम में जो विकेट कीपर की पोजीशन है, आपके पास ऊपर के 3 नंबर ऑलरेडी सेटल्ड और कंपटीशन भी है ओपनर्स। नाउ आप उनको कैसे, वो अपनी टीमों से तो ओपनर खेलते हैं, तो उनको कहाँ देखना पाकिस्तान टीम के, तो आप 5वें 6ठे पे कहाँ लेकर इस टूर्नामेंट में आप उनको रोल्स वो इस वाइट बॉल कैंप में बता के, प्रैक्टिस करा के, उनके साथ काम करके, जो हेड कोच भी हैं पाकिस्तान के माइक हैसन, वो चीज़ें उनको बिल्कुल क्लियर हैं लड़कों को। अब हम उन जगहों पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, उनको मौका दे के कि पाकिस्तान के लिए वो कहाँ खेल सकते हैं और हमें कौन सी ऑप्शन मिल सकती है। ठीक है, एक्सप्रेस पेस क्यों नहीं आ रही? वो लड़के हमारे अच्छा खाना नहीं खा रहे, क्या हो गया? हम तो माने जाते हैं पाकिस्तान एंड फास्ट बॉलिंग गोज हैंड इन हैंड, वो एक्सप्रेस पेस, वो जो थ्रेटनिंग एक्सप्रेस पेस है वो खत्म होती जा रही है। देखिए एक्सप्रेस पेस है, हमें रेड बॉल या लॉन्गर फॉर्मेट में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो सारे T20 ही खेलते हैं, वो शायद 3 या 4 ओवर तो कर लें, बस वहाँ पे भी उनका वो कंट्रोल नहीं होगा। 4 डे क्रिकेट या 1 डे क्रिकेट में जब तक वो इनफ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब तक वो उनकी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, उनका डिसिप्लिन उतना स्ट्रांग, बॉलिंग डिसिप्लिन उतना स्ट्रांग नहीं होगा, आप उनको वहाँ पे उस तरीके से खिला नहीं पाएंगे
या वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देखिए हैं आपके पास अभी भी बॉलर तो हैं तेज़, आकिफ जावेद अभी खेल रहे हैं परफॉर्मेंस, बट वही चीज़ है कंसिस्टेंसी कैसी आनी है उनकी। रियाजुल्ला यंग है, वो 140 प्लस बॉल करता था, बैटिंग भी कर लेता है। एक अबूजर लड़का है, क्यूम खान है, जो इस पेस पे बॉल करते हैं, लेकिन अब उन पे काम हो रहा है। इसी तरह अली रज़ा हैं, उनकी फिटनेस पे काम हो रहा है कि वो कम से कम इतने हों कि वो आके अगर टेस्ट क्रिकेट खेलने आए तो वो दिन के कोई कम से कम 15 से 20 के बीच में ओवर कर सकें। और फिर उन पे तो आई हर्ड के बहुत भरपूर काम कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। इस तरह सुभान है जो टॉल भी हैं, पेस भी है, 140 के राउंड बॉल करता है, एक्स्ट्रा बाउंस भी है, उस प्लेयर हैं। लेकिन ये चैलेंज है कि इतनी ज़्यादा T20 क्रिकेट में उनको आपने लॉन्गर फॉर्मेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है ताकि वो खेल सकें। उनको उसके लिए खेलना भी है, कंडीशन होना है, स्ट्रॉन्ग होना है। यानी मैं जब आपकी ये सारी बात सुनती हूँ तो मुझे समझ ही आता है कि जो ये कह देते हैं ना आउटराइट कि पाकिस्तान के पास टैलेंट ही नहीं, क्या करें, जो खेल रहे हैं वही हैं, ये बिल्कुल एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू है जो सामने रखा जाता है। टैलेंट है मगर शायद उसको उस तरह टेम नहीं किया जा रहा। क्या ये जो नया एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम आया है जिसमें आप वो ग्रेडिंग आपने वो कर दी है कि आप वो एक क्लास सिस्टम कर दिया है कि जी A होगा, AB होगा या BC होगा, इस तरह क्या लड़कों को रोका जा सकेगा कि जी लॉन्गर फॉर्मेट का लड़का लॉन्गर फॉर्मेट में ही रहेगा, जो पूरा एक प्लान, क्योंकि आकिब जावेद साहब ने यहीं आके वो प्लान बताया था, क्या वो कर पाएंगे? क्योंकि फिर गेट्स भी रख दिए आपने कि नहीं जी पहला गेट है फिटनेस, दूसरा गेट डोमेस्टिक, तो ये गेट्स भी, वो गेट तक भी पहुंच पाएंगे लड़के कि नहीं पहुंच पाएंगे? देखिए ये एक कोशिश है, आई थिंक इंसेंटिव्स हैं, एटलीस्ट प्लेयर्स के पास ये मौका है कि अगर वो एक फॉर्मेट खेलते हैं या 2 फॉर्मेट खेलते हैं तो वो उसमें इतना अच्छा परफॉर्म करें कि वो अच्छी खासी उससे उनकी अर्निंग हो सकती है। और प्लेयर पे ये डिपेंड करता है। अभी मैं समझता हूँ कि जो T20 क्रिकेट की तरफ जाने वाले हैं या बहुत ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ जाने वाले हैं, वो शायद फिर भी फैंसी करेंगे, हाँ नहीं जी हमने वही खेलने। बट आई थिंक फॉर द प्लेयर्स जो कि वैल्यू करते हैं रेड बॉल क्रिकेट को और जो समझते हैं कि वो दे आर गुड इनफ, अगर हम इस टीयर में रहते हुए ये खेलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट भी है, प्लस उसके साथ हमें जो PSL की अपॉर्चुनिटी है, एक आधी लीग की अपॉर्चुनिटी है, वो भी, दैट्स गुड इनफ फॉर अस। एफर्ट है, एक अच्छी एफर्ट है, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक अच्छी एफर्ट है। वो जो पहले था कि जी टेस्ट खेलने वाले को तो बिल्कुल ही आप समझें कि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी और उसकी कोई जो अर्निंग है वो उस तरीके से नहीं हो रही। बट आई थिंक एट द मोमेंट अगर उस पे भी आप खेलते हैं और तगड़े तरीके से खेलते हैं तो आप एक हैंडसम जो है वो फाइनेंशियली आप कमा सकते हैं उससे। सो आई थिंक इट्स अ गुड एफर्ट और इसको फ्यूचर में और ज़्यादा बेहतरी की तरफ भी इंशाल्लाह लेके जाने की जरूरत है, ले जाया जाएगा। जब हम ये बात करते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ टेस्ट में सफ़र कर रहा है, हम तो शॉर्टर फॉर्मेट में भी सफ़र कर रहे हैं। 2017 वाज द लास्ट टाइम जब हम जीते थे, उसके बाद से हम शॉर्टर फॉर्मेट में भी कुछ भी नहीं, मतलब एशिया कप तक नहीं हम जीत पाए। तो यानी फोकस तो हमारा शॉर्टर फॉर्मेट में भी नहीं सही दिख रहा है। देखें ये एक नेचुरल सी चीज़ है क्रिकेट में। सबसे डेंजरस प्लेयर T20 का 2 प्लेयर जो रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने शायद सबसे ज़्यादा विनिंग नॉक्स खेली होंगी, या रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर। आप बहुत कम देखेंगे कि T20 फॉर्मेट का प्लेयर, सिर्फ जो T20 फॉर्मेट का, वो T20 में भी टॉप पे हो, बहुत कम देखा मैंने। वही प्लेयर जो हर फॉर्मेट खेलते हैं, जो सारे फॉर्मेट्स में, जो बड़े फॉर्मेट्स उसके अच्छे प्लेयर हैं, मोस्टली आपको डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे, वही नीचे भी। बिल्कुल बॉलिंग में ठीक है, शायद कोई ऐसा मिस्ट्री स्पिनर ये वो आ जाए वो करते हो, बट फिर भी जो टॉप के बॉलर्स हैं वो अगर इस फॉर्मेट में भी आते हैं तो वो वहाँ पे भी उसी तरह परफॉर्म। बुमराह की एग्जांपल सबके सामने जी, तीनों फॉर्मेट्स में है। मिचेल स्टार्क की एग्जांपल आपके सामने है, हेजलवुड की एग्जांपल आपके सामने है, और टेस्ट में भी उसी तरह। हाँ कोई एक्सेप्शन पैट कमिंस उस तरीके से शायद T20 में नहीं कर पा रहे, बट बाकी 2 फॉर्मेट में देखें उनकी परफॉर्मेंस। तो ये बड़ा ज़रूरी है फॉर डेवलपमेंट
ऑफ एनी प्लेयर के यार सिर्फ T20 की बेस पे ये कोई नहीं है, वरना वेस्ट इंडीज जितने डिस्ट्रक्टिव वेस्ट टीम इंडियन वो T20 है, प्लेयर्स हैं तो बिल्कुल। उनकी अगर आप परफॉर्मेंसेस T20 की देख लें, लेकिन टेस्ट और वनडे की टीम उनकी कहीं नहीं है, तो वो वहाँ पे भी स्ट्रगल करना है। बिल्कुल तो ये हमें समझने की ज़रूरत है, हमारे जो प्लेयर हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है कि भाई ओवरऑल अगर आपकी टीम, आपके प्लेयर अच्छे होंगे, उनका स्किल लेवल अच्छा होगा, उनकी फिटनेस लेवल अच्छे होंगे, then they will be able to perform better in the shorter format also. अच्छा, कुछ लोगों का मुसलसल ये सवाल रहा है, इनफैक्ट मेरा भी ये सवाल मैंने आकिब जावेद साहब से भी पूछा था, क्या हमारी सिलेक्शन कमेटी को चीफ सिलेक्टर की ज़रूरत नहीं है? क्यों नहीं? हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं, क्या कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, कोई एक बंदा अपने पास वीटो नहीं रखना चाहता? वाई नॉट? देखें, बात यह है कि चलें फ़र्ज़ करें एक चीफ सेलेक्टर है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उसी की होगी? सिर्फ एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सारे मेंबर्स की होगी, क्योंकि चाहे चीफ सेलेक्टर है भी, इट्स योर यूनानिमस डिसीजन। मैं आगे ये नहीं कह सकता कि ये सिलेक्शन नहीं मैं तो इसके वो नहीं था। जब वो डिसीजन आता है तो वो कलेक्टिव डिसीजन होता है, या आप कन्विंस होते हैं या आप कन्विंस करते हैं जी। बाहर जाके ये तो बच्चों वाली बात है कि शोर मचा दें, नहीं मैं तो ऐसे नहीं कह रहा था, देन यू हैव टू, एवरीबॉडी हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं नहीं डाल सकता कि ये आकिब जावेद है या यासिर शफीक है, सरफराज अहमद है। वंस डिसीजन आपने ले लिया है, नाउ इट्स आप सबकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या एक सिलेक्टर को ग्राउंड में जाना ज़रूरी है? बिकॉज जब आकिब जावेद साहब यहाँ आए थे तो ही सेड कि अब तो ऐसा सिस्टम हमने तैयार कर दिया, द काइंड ऑफ डाटा दैट पाकिस्तान क्रिकेट हैज़, कोई ज़रूरत नहीं है सिलेक्टर को ग्राउंड में जाने की। देखिए, मेरा इस हवाले से डिफरेंट है। मैं इस उनका कहने का शायद ये मकसद है कि आपके लास्ट ईयर भी तकरीबन सारे मैचेस लाइव थे, ठीक है, लाइव स्ट्रीम थी उनकी, तो यू कैन वॉच और आपके पास रिकॉर्ड है। ठीक है। अब मैंने अगर आज किसी भी बैट्समैन या बॉलर को देखना है तो मैं उसका प्रीवियस सारे मैचेस मेरे पास हैं, मैं उसका 100 या उसके 5 या 6 आउट, कंडीशन क्या थी, बॉलिंग क्या थी, पोजीशन क्या थी, वो सारा कुछ मेरे पास आ जाएगा। एक तो डाटा है, ठीक है, और जी इसने 10 मैचों में 50 आउट कर दिए, इसने 70 आउट कर दिए, इसने 1000। एक ये है कि मैं अगर उसको देखना भी चाहता हूँ किन कंडीशंस में किया, तो मेरे पास वो सारा वीडियो एविडेंस मौजूद है। ठीक है। आई थिंक दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं जी। इनसाइड आउट, प्लेयर का बिहेवियर, प्लेयर का एटीट्यूड, प्लेयर का मेंटल कैपेसिटी क्या, उसकी किस सिचुएशन में वो कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ग्राउंड में जाने से, प्लेयरों को सामने देखने से, आप कंपटीशन लेवल देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, वो फिर और ज़्यादा आपको उसका फेयर आइडिया हो जाता है। तो आई थिंक ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिल के सिलेक्शन कमेटी में डिफरेंट लोग हैं, वो देखते हैं, हर कोई अपना इनपुट देता है, ठीक, स्टैट्स आपके पास आता है, देन यू डिसाइड। सो कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती अब। यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब नहीं रहा फिजिकली वहाँ मौजूद होना। इम्पोर्टेंट उस अगर आपने सिर्फ देखना है और वो तो वो नहीं है कि आपकी कोई चीज़ बगैर देखे आपके निकल गई। हाँ, वो जब होता था उस टाइम पे ये ज़रूर होता था कि सिलेक्टर्स जब आते हैं तो थोड़ा सा वो जो मैच हो रहा होता है उसकी इंटेंसिटी, प्लेयर्स की जो थोड़ा सा लेवल ऑफ प्रेशर भी चेंज हो जाता है, वो चीज़ें। लेकिन एटलीस्ट सब प्लेयरों को ये पता है कि भाई ये लाइव तो हर कोई देख रहा है। बिल्कुल। अब तो घर वाले भी देख रहे हैं, कैमरा भी सिलेक्टर वाला ही काम कर रहा है, 2 लोग देख रहे हैं, तो कोई अननोटिस तो आपकी परफॉर्मेंस जानी नहीं। हम बस डिस्कशन को यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद मिसबाह उल हक। अच्छा मिसबाह, इन द रीसेंट टाइम्स ऐसा एक प्लेयर जिससे आपको लगा हो, आपको बहुत उम्मीद हो, उसको चांसेस भी उतने मिले हो, बट आपको लगता है कि उसने अपनी वो पार टच नहीं की जो आप चाहते थे, कि ये प्लेयर भाई इसमें बहुत पोटेंशियल था और वो आया भी टीम में, उसको चांसेस भी मिले, बट वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया। एनी प्लेयर दैट यू थिंक, ऐसा कोई प्लेयर जिसको हमने भरपूर चांस दिया हो? ये बड़ा अचानक सवाल है। थोड़ा अर्सा पहले तक तो मुझे अब्दुल्ला पे तो बहुत था ये, और मैंने जब वो आया भी था तो उस वक्त भी मेरा था कि ये ऐसा प्लेयर है कि ये अगर पाकिस्तान के लिए नहीं करेगा तो मुझे बड़ा टॉप लेवल पे जिस तरह वो खेलता है, बड़ा मैं सरप्राइज हुआ इसके लिए कि आया ये परफॉर्म नहीं कर सका।
वाइट बॉल क्रिकेट में मुझे बड़ी उम्मीद है समझ से। आई थिंक ही इज़ द वन जो कि कर सकता है, जो ऐसी परफॉर्मेंसेस कर सकता है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ शामिल पे, हालांकि उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेली है पीछे, जो भी उसकी परफॉर्मेंसेस थी वाइट बॉल में या रेड बॉल क्रिकेट में। आई थिंक ये मास सदाकत है द वे ही इज़ बैटिंग। यंगस्टर्स हैं, इनको अभी आगे उतने चांसेस नहीं है, बट हाँ एक प्लेयर और है जो पाकिस्तान टीम के लिए जो हम सब समझते हैं कि वो पोटेंशियली वो उसने राइज होना चाहिए उसको, और मैं समझता हूँ वो होगा, वो सैम अयूब है। हाँ, सबको बहुत उम्मीद है। अनफॉर्चुनेटली वो एक T20 का प्रेशर इतना उस पर डेवलप हो गया, बट आई स्टिल बिलीव कि लॉन्गर फॉर्मेट में द वे ही प्लेज स्पेशली वो, और जिस तरह की वो बॉलिंग भी साथ करता है वनडे क्रिकेट में, शो शाह से कैसे दूर रखें लड़कों को, ये बहुत ज़रूरी है ना। मेरे ख्याल में विद टाइम आप कुछ चीज़ें देखते हैं, बट उसमें वो एबिलिटी है। ठीक है, थोड़ी बहुत टेक्निकली चीज़ें होती हैं, टैक्टिकली मेंटली आपकी चीज़ें, आप मैच्योर होते हैं टाइम के साथ, बट आई थिंक उसने शो किया है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाके जैसे वो खेला है, जैसे बाहर जाके उसने टेक ऑन किया उन बॉलिंगों को, और अच्छी खासी परफॉर्मेंस 46 की एवरेज है वाइट बॉल की वनडे क्रिकेट में उसकी, और बड़े थोड़े से मैचों में उसके जो परफॉर्मेंसेस हैं। आई थिंक वो एक प्लेयर है जो मुझे लगता है कि उसको चांसेस मिले हैं, बट उस तरीके से उसने परफॉर्म नहीं किया, बट ड्यू है उस पर। जितना क्रिटिसिज्म मिसबाह उल हक पे हुआ वाइल प्लेइंग, वाइल बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम, वाइल लीडिंग द टीम, एक इतने मुश्किल वक्त से टीम को घसीट के निकालने वाला मिसबाह उल हक, उस पर जितना क्रिटिसिज्म हुआ, आपने जिस तरह उसको हैंडल किया, मुझे नहीं याद कि आप किसी को इधर जवाब देते रहे, उधर जवाब देते रहे लोगों को। उस वक्त सोशल मीडिया इतना तेज़ भी नहीं था कि जी ट्वीट करके जवाब दे दिया। कैसे सिखाएंगे ये आज के लड़कों को कि इस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है? बिकॉज सब कहते हैं नहीं जी इतना क्रिटिसिज्म होता है, लड़के इसलिए क्रम्बल हो जाते हैं। आप तो क्रम्बल नहीं हो। नहीं होता है, आप पे प्रेशर आता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये अल्लाह की तरफ से है, और ये सारा प्रोसेस है, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जितनी आप पे मुश्किलें आएंगी, जितना क्रिटिसिज्म आएगा, और आप उसमें से निकलेंगे हैंडल, ये आपको आगे बिगर स्टेज के लिए अल्लाह तैयार कर रहा है। तो आपने उस मुश्किल को हंस के, ये यूनुस खान से सीखा हमने भी, वो हंस के जितनी बड़ी मुश्किल आ गई है, जितनी बड़ी बला आ गई, वो कहते थे इसको गले लगा लो बस, ठीक है। चेंज क्या है? कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स एंड लीव द अनकंट्रोलेबल्स। कंट्रोलेबल इज योर एफर्ट, योरसेल्फ। भाई सही क्रिटिसिज्म अगर हो रहा है तो उससे आपने सीखना भी, हाँ ये सही कह रहे हैं, मुझे में ये कमी है, मैंने इसको ठीक करना जी। और जो गलत है उसको भी असेस करें, और उसको कहें कोई मसला नहीं है, ये अगर कोई कर रहा है तो इट डजंट मैटर। जो पब्लिक ओपिनियन है वो आज बहुत बुरी होगी, अगले दिन आप परफॉर्म करेंगे, वही आपके हक में होगी। मिसबाह उल हक सबसे ज़्यादा प्रेशराइज कब होते हैं? एज अ सिलेक्टर, एज अ कोच, या फिर नाउ एज अ फादर ऑफ अ क्रिकेटर जो कि अब सिस्टम का हिस्सा बन गया? मेरे ख्याल में एज अ फादर बाकी ज़्यादा मुश्किल है कि ये ऐसी पोजीशन है कि सम टाइम यू नो कि मैरिट पे भी बेटा है यहाँ पे आता है, उसकी परफॉर्मेंस शायद बेहतर है दूसरों से, लेकिन जब एथिकली वो आता है तो आप कहते हैं कि नो इट्स बेसिकली द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सो मैं उस पर भी अपनी राय नहीं दे सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो कोई और हो तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं हो सकता है किसी हद तक भी उसके लिए खड़ा हो जाऊँ कि नहीं ऐसे नहीं होगा ऑल आउट, बट ये जो स्पेशली हमारा कल्चर भी कहीं पे भी हो तो हम उसके लिए जो राइट थिंग है उसके लिए भी कई दफ़ा हमारे लिए कई दफ़ा क्या मतलब आप कर ही नहीं सकते ना। उसके लिए आप किसी को कह नहीं सकते, स्ट्रेट अवे हर किसी के जहन में ये आना है कि अच्छा ये तो ये इस वजह से। बाकी एज अ सेलेक्टर, यस, selection is not easy, selection is thankless. Being a coach, I think I enjoy that. A good thing about that is you own success, failure, सारा कुछ own कर। Being a coach ये नहीं है कि अच्छा किया तो ठीक है, मैं कोच हूँ, तो बुरा किया तो लो जी साइड पे, नहीं। अच्छा, वक्त अभी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे, so we'll continue the conversation.
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मज़ेदार बातें हो रही हैं इस वक्त मिसबाह उल हक से, एंड पाकिस्तान टीम क्या क्या करने वाली है, वी आर डिस्कसिंग इट ऑल। एज अ सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन बाबर को क्या मैसेज देंगे फॉर दिस टाइम व्हेन ही हैज़ कम बैक? छोटे छोटे स्टेप्स हैं, वन बाय वन। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी सिलेक्शंस हैं, चाहे जो भी है, या परफॉर्मेंसेस हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। यू कैन नॉट जस्ट टेक इमोशनल डिसीजन। ठीक, क्या एक्सपेक्ट करें इंग्लैंड सीरीज में? It's tough series. It's a tougher challenge. England is going to be a different ball game there. Yes. But still I believe कि हमारी जो सीम बॉलिंग है, ड्यूक का बॉल है, वहाँ की कंडीशंस, तो हमारी बैटिंग को स्टेप अप करना पड़ेगा। 2027 वर्ल्ड कप, व्हाट टू एक्सपेक्ट देयर? बिकॉज वर्ल्ड कप्स तो बहुत बुरे गुजरे हैं हमारे, ऐसे ऐसे वर्ल्ड कप के अभी तो शुरू हुआ था सफ़र के ख़त्म हो गया। जो सबसे बड़ी पाकिस्तान टीम का प्लस है ना, और सबसे बड़ा जो ख़तरा है पाकिस्तान टीम का, वो हमें ख़ुद को तो होता ही है, लेकिन दूसरी टीमों को भी होता है, वो अनप्रडिक्टेबल होने की वजह से। बट आई स्टिल बिलीव कि हमारे जिस तरह की टॉप 3 हैं और फिर नीचे जो आगा की जिस तरह की परफॉर्मेंसेस रही हैं, दे नीड टू गेट अप। बॉलिंग लाइनअप अभी मैं समझता हूँ हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, हमें काम करने की ज़रूरत है। फिनिशर्स, लोअर मिडल ऑर्डर और थोड़ी फास्ट बॉलिंग हमने जो अब कैसे शेप अप करेगी उस टाइम तक, इस पे हमारे पास ये जो टाइम है। आई स्टिल बिलीव फ़खर फिटर है, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेस रही हैं उन कंडीशंस में, बाबर ओवर 50 की एवरेज है। उसके बाद हमारे पास सैम है, हमारे पास रिसेंटली जो भी प्लेयर खेल रहे हैं वो है। आई थिंक वी हैव रिसोर्स, बट इट विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन कि हम प्रिपरेशन कैसे करके जाते हैं, और फाइनल जो हमारा जो कम्बिनेशन बनता है उस टाइम पे, वो हमारा कैसे शेप अप होता है और वहाँ जाके हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ये नहीं हम कह सकते कि राइट ऑफ कर दो, हमारे पास कुछ है नहीं, हमारा कोई चांस नहीं। उस टाइम पे हम किस तरीके से उस टूर्नामेंट में जाते हैं और वहाँ कैसे परफॉर्म करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिर में जाते जाते मिसबा, क्योंकि फैंस ऑब्वियसली बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करना बंद कर दिया क्योंकि वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे फैंस? देखिए, उम्मीद रखें, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स की है। हम कैसे इसको लेके चलते हैं, ये एक नेचुरल सी चीज़ है। अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे, टीम डिलीवर नहीं करेगी, और आप कहें जी बैक करते रहो, तो ऐसे नहीं होता। जो भी फैंस हैं वो उनकी सपोर्ट हमेशा चाहिए होती है, बट आई थिंक उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये टीम बेहतर कर सकती है। हमारे जो यंगस्टर्स भी आगे आ रहे हैं वो बेहतर परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं। दे नीड टू स्टेप अप। सो बस अब इंतज़ार ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अपनी पूरी एफर्ट कर रहा है, बट हमारे एथलीट्स अब स्टैंड अप करें और हमारे एथलीट्स जो हैं, हमारे क्रिकेटर्स जो हैं, वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। मगर आपका साथ भी ज़रूरी है, बिकॉज यू आर द 12th मैन ऑफ द टीम। बट इसी के साथ वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ जोर का जोड़ का। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा हमारा शो। सवीरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।